Hello friends, my name is Vipin Singh and I am Inspector of Income Tax here in Faizabad and former ASO in Ministry of External Affairs। आज हम बात करेंगे इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल की, तब जब डिपार्टमेंट में बहुत सारे ह्यूज चेंजेस आए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मैंने MEA में अपनी फ़ोटो क्यों नहीं डाली, MEA में जब मैं था तब की। इसलिए मैंने वीडियो के लास्ट में MEA की भी फ़ोटो डाल दी है और यहाँ पे जब मैं फैज़ाबाद में इंस्पेक्टर हूँ उसकी भी फ़ोटो डाल दी है। तो आप ज़रूर अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सैलरी की बात करेंगे। तो सैलरी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की वही होती है जो बाकी 4600 ग्रेड पे वाले के होती है। लेवल 7 होता है। एक्स सिटी, डेली एक्स सिटी है। एक्स सिटी में अगर पोस्टिंग होगी तो यहां से आपका स्टार्ट होगा, ये बेसिक होता है। इस पे 17% DA अभी चल रहा है तो ये ऐड कर दो। फिर एक्स सिटी में HRA 24 होता है, वाई सिटी में यहीं पे 16 होता है और जेड सिटी में ये 8% होता है। तो उसी हिसाब से सैलरी घट जाएगी अगर आप एक्स सिटी की बजाय वाई और जेड सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी तो। और ये टीए जो है 3600 होता है, उस पर 17% DA लगा के ये 4212 रुपए हुआ है एक्स सिटी का। लेकिन वाई और जेड सिटी में ये टीए 1800 रुपए होता है और उसके ऊपर ये 17% लगेगा। सॉरी, जेड सिटी में, वाई सिटी का ये टीए 3600 ही होता है। तो टोटल जोड़ के ग्रॉस सैलरी इतनी आएगी। और इन हैंड सैलरी क्या आएगी? इन हैंड सैलरी इसका जोड़ के 10% इसमें से घटा दो, इनकम टैक्स घटा दो, कुछ 60 हजार के आसपास आता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सैलरी के बाद अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की बात करें तो दो तरह से पोस्टिंग होती है, असेसमेंट में या नॉन असेसमेंट में। इसको समझने के लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तो मैं डिटेल में यहां पे बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। देखो, ये स्ट्रक्चर है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये बोर्ड है, इसमें आता है। पेन मैं दूसरा ले लेता हूं। ठीक है, इसमें CBDT के अंडर 18 रीजन आते हैं। ठीक, जो आपको जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो उसमें सेलेक्ट करने के लिए आता है यूपी ईस्ट चाहिए कि यूपी वेस्ट चाहिए कि पुणे चाहिए कि मुंबई चाहिए। वो 18 रीजन आते हैं CBDT के अंडर में। ठीक, आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो तो पहले आपको ये मिलता है। ये जो 18 रीजन है इसका हेड होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यही कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है। और आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, मतलब पोस्टिंग कहाँ पे होनी है, ये यही तय करता है। इसके नीचे अगर हम यूपी ईस्ट की बात करें तो CCIT होते हैं, 3 होते हैं। फिर इसके नीचे प्रिंसिपल CIT होते हैं, फिर इसके नीचे एडिशनल या JCIT, फिर इसके नीचे DCIT यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ITOs होते हैं। इस तरह से ये चलता है। और दूसरी तरफ इसी के नीचे हेडक्वार्टर स्टेशन ये CITs होते हैं, CIT एडमिन, CIT INCI, CIT एग्जाम्शन, CIT इंटरनेशनल टैक्सेशन, CIT अपील, CIT TDS, CIT सेंट्रल। और फिर एक DGIT इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको इनकम टैक्स में विंग के नाम से जानते हैं। ये सीधे बोर्ड के अंडर रहता है, ये प्रिंसिपल CC के अंडर नहीं आता। लेकिन इसमें जो स्टाफ की या इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ही करता है। तो हम समझते हैं कैसे ये चल रहा है। अगर पहले हम इसकी बात करें तो प्रिंसिपल CC के अंदर ये जो CITs आते हैं, CIT एडमिन एंड TPS, यही आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है। विजिलेंस यानी आपने कहीं चोरी चकारी की और आपकी किसी ने कंप्लेन कर दी तो विजिलेंस यहीं पे खुलेगा। CIT I&CI का क्या काम होता है? CIT I&CI का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स ने किसी से इंफॉर्मेशन मांगी, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, रजिस्ट्रार से, बैंक से, और उन्होंने जानबूझकर इंफॉर्मेशन छुपाई और नहीं बताई, तो उनका जो केस चलेगा वो CIT I&CI के अंडर में चलता है। उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा काम है इनका। CIT एग्जाम्शन का क्या काम होता है? इनका काम होता है जैसे ट्रस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स देने से। तो कौन एग्जेम्प्ट होगा कौन नहीं होगा, ये एग्जेम्पशन का अप्रूवल देते हैं। ठीक है, वो लोग
अप्लाई करते हैं एग्जाम्शन के लिए, ये तय करता है कि एग्जाम्प्ट करना है इसको कि नहीं करना टैक्स से। ठीक, सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये क्या करता है, दो देशों के बीच हमारा जो एग्रीमेंट होता है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए और भी चीज़ें, तो उसमें ये देखता है कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइड होगा कि नहीं, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो देखता है। सीआईटी अपील, अगर जब किसी एसएससी का असेसमेंट होता है उसको लगता है कि उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है, तो वो अपील कहाँ करता है, जैसे हम फौजदारी या दीवानी के मामले में कोर्ट जाते हैं, वैसे टैक्स के मामले में सीआईटी अपील के पास कंप्लेन करते हैं, उसके बाद आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन पहली अपेलेट अथॉरिटी यही होता है, सीआईटी अपील। ठीक, एसएससी या आम आदमी जिसको कहते हैं, अपने टैक्स की अगर अपील करता है तो सीआईटी अपील के पास जाता है। सीआईटी टीडीएस, ये आपको पता है कि आपको जब सैलरी मिलती है तो उस पर टीडीएस कटता है, टैक्स। ठीक है, तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, उन्होंने आपका टैक्स काट लिया और जमा नहीं कर रहे हैं, तो आप कंप्लेन करेंगे तो वो कंप्लेन इनके पास आएगी, फिर ये पूछेंगे कि यार आपने टैक्स काट के जमा क्यों नहीं किया। इनका ये काम होता है सीआईटी टीडीएस का। सीआईटी सेंट्रल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब इधर आते हैं इस साइड। इस साइड प्रिंसिपल सीसीआईटी के अंडर में 3 सीसीआईटी आते हैं, फिर प्रिंसिपल सीआईटी, फिर ये नॉन असेसमेंट की चीजें हैं, ये भी नॉन असेसमेंट की चीजें हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है, रिपोर्ट वगैरह, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी अगली स्लाइड में। और ये जो है असेसमेंट वाले होते हैं। ठीक, अगली स्लाइड में देखते हैं इनका काम क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल सीआईटी या एडिशनल सीआईटी या जेसीआईटी का क्या काम होता है, ये अलग अलग तरीके का रिपोर्ट मांगते हैं, किससे, उन आईटीओज या डीसीआईटी या एसीआईटी से जो वार्ड में पोस्टेड हैं या असेसमेंट यूनिट में पोस्टेड हैं। इसके अलावा जो किसी चीज का अप्रूवल के लिए इनके पास आता है, सीआईटी के पास मान लो किसी चीज का अप्रूवल के लिए आया, तो वो इनके थ्रू होके आता है प्रॉपर चैनल से। ठीक, तो कोई रिपोर्ट मांगेगा तो इनके थ्रू मांगेगा, ये आगे फॉरवर्ड करेंगे, कोई रिपोर्ट आएगी तो इनके थ्रू इनको जाएगी। ठीक, ये चैनल होता है बीच में, और कुछ अप्रूवल्स ये खुद भी देते हैं। ठीक, इसके अलावा कोई असेसमेंट हुआ है, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर को लग रहा है इस पे ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, आईटीओ ने पैसा लेकर के या किसी भी दूसरे तरीके से जानबूझ करके कम टैक्स लगाया है, तो ये केसेस को रिव्यू कर लेता है और रीओपन कर देता है केस को। किसी भी रिटर्न को फाइल करने के लिए अगर आपने ने देरी कर दी है, मान लो लास्ट डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया और फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपना रिटर्न फाइल करें, तो आप प्रिंसिपल सीआईटी के पास एप्लीकेशन डालेंगे। 119(2)B में वो इनकम टैक्स का सेक्शन होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, तो ये आपको परमिशन दे देगा लेट रिटर्न फाइल करने की। ठीक, इसके अलावा आपकी कोई ग्रीवेंस होती है तो आप ग्रीवेंस पोर्टल पे सीपी ग्राम पे या डायरेक्ट प्रिंसिपल सीआईटी को लिखते हैं, तो प्रिंसिपल सीआईटी थ्रू प्रॉपर चैनल आईटीओ से इनकम टैक्स ऑफिसर से या डीसीआईटी से जहां पे केस होगा आपका, उनसे जवाब मांगता है कि इसके बारे में आप बताइए, इनको जो परेशानी है उसको दूर कर दीजिए। अब देखो, जब केसेस जब होते हैं तो कई स्कैग वाले ऑडिट करते हैं, सीएजी वाले। ठीक, और कई बार इंटरनल ऑडिट होता है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन आ गया कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल सीआईटी रिपोर्ट मांगता है, फिर वही चैनल इनके थ्रू होके। ठीक, फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अप्रूवल देता है, मान लो कोई बिल्डिंग में कुछ लगना है, चेयर आनी है, कुर्सी आनी है, दूसरी चीजें आनी है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी देता है, यही फाइनेंशियल अप्रूवल प्रिंसिपल सीआईटी। तो ये सब काम क्लैरिकल काम है, अगर इस ऑफिस में या इस ऑफिस में आप पोस्टिंग होंगे तो यही सब काम आप करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं नॉन असेसमेंट, मतलब इनकम को असेस नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए नॉन असेसमेंट है। अब आते हैं डीसीआईटी या एसीआईटी या आईटीओ का क्या काम होता है, अगली स्लाइड में देखो। इसके आईटीओस के पास दो तरीके के काम होते हैं, नॉन असेसमेंट का भी और असेसमेंट का भी। नॉन असेसमेंट का काम क्या होता है, जितनी भी रिपोर्टें अभी तक ऊपर आपसे चर्चा की मैंने, वो सब ये देगा प्रिपेयर करके। ठीक है, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, जो ग्रीवेंस आएंगे उनको रिड्रेस करेगा, आरटीआई का रिप्लाई देगा, ये सब नॉन असेसमेंट के काम। ऊपर जिनकी बातें की सब इन्हीं से मांगी जा रही थी रिपोर्ट, तो यही देंगे। ठीक, अब असेसमेंट में क्या होता है कि जब कोई
असेसी अपना रिटर्न फाइल करता है तो उसका केस, अगर उसमें कोई लगता है कि ये अपनी इनकम छिपा रहा है तो उसका केस स्क्रूटनी में खुलता है, तो ये इनकम को असेस करता है। ठीक है, अब इसमें पहले क्या होता था, अब चेंज हो गया है, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि ये हम पुरानी चीजें बता रहे हैं, अभी तक जैसे था, अब डिपार्टमेंट बदल गया, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसी में क्या होता था, जब केस असेसमेंट किया जाता था तो कुछ लोग असेसी से पैसा ले लेते थे, ठीक है, ठीक, और कम टैक्स लगाते थे, तो वो ऐसे अर्निंग होती थी, जिसके बारे में आपने पहले से सुन रखा होगा कि इनकम टैक्स में बड़ा पैसा है, वो ऐसे ही चोरी करते हैं। ठीक, इसको मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि जेल पक्का जाओगे, ये सब मत नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये असेसमेंट करते थे। इसके अलावा आईटीओज, डीसीआईटी या एसीआईटी के पास सर्वे की पावर होती थी। ठीक, सर्वे क्या होता है, जैसे कोई रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी नहीं है। ठीक, आईटीओ डीसीआईटी को लग रहा है कि इसके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो उनके जहाँ पे बिजनेस करते हैं वहाँ पे अपनी टीम लेके चले जाएंगे, जिसको आम भाषा में आप कहते हैं रेड करना। ठीक, और उसकी चीज़ें जो है देखेंगे कि सारा चीज़ सही जमा कर रहा है कि नहीं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे और चीज़ें देखेंगे। बस सर्वे में क्या होता है कि उनका कोई भी चीज़ आप मतलब पैसा या ज्वेलरी ये सब लेके नहीं आ सकते। दो होता है, सर्वे और सर्च। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड सर्च। सर्वे अभी तक कोई भी कर सकता था, कोई भी आईटीओ डीसीआईटी। सर्च केवल इन्वेस्टिगेशन विंग वाले करते हैं। सर्च में आप किसी भी टाइम घुस सकते हैं, ताला बंद है तो ताला तोड़ सकते हैं, जो पैसा या ज्वेलरी मिलती है उसको उठा ले आते हैं। सर्वे में आप ताला नहीं तोड़ सकते, आपको दिन में ही जाना पड़ेगा जब सूरज निकला है। ठीक, और आप पैसा मिलेगा भी तो उसको गिन के नोट कर लेंगे और पैसा लौटा देंगे। ठीक, उसको लेके नहीं आएंगे, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले पावर होती थी आईटीओस को, इसीलिए लोग डरते थे। ठीक, इसीलिए इनकम टैक्स का इतना भौकाल था इंस्पेक्टर का। ठीक, वो कहता था नहीं हम सर्वे कर देंगे, हम सर्वे करवा देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ढेर सारे चेंजेस डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके बारे में हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। ठीक, देखो अभी तक हमने जो नॉन असेसमेंट की बात की थी पहली स्लाइड में, ये यहाँ पे ये सब नॉन असेसमेंट है, ये एज इट इज है। ठीक, ये एज इट इज है। क्या चेंज हुआ है, ये चेंज हो गया। असेसमेंट वाली चीजें कैसे चेंज हुई है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो अब इंट्रोड्यूस किया गया है फेसलेस असेसमेंट। पहले जैसे आप सर्वे कराते थे, नोटिस देते थे कि आओ भाई जवाब दो, जैसे प्रतापगढ़ में मान लो आपकी पोस्टिंग है, या लखनऊ में पोस्टिंग है, या फैजाबाद में मान लो पोस्टिंग है, तो फैजाबाद का आईटीओ किसी को कहेगा नोटिस भेज के कि इसका जवाब दीजिए, वो फैजाबाद के आईटीओ को ही जवाब देगा। अब ऐसा नहीं है, अब फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट हो गया है। आप किसी को डायरेक्ट नोटिस नहीं भेजेंगे, कोई आपसे मिलने नहीं आएगा। ठीक, अब सब कुछ फेसलेस है, मतलब ना आप उनकी शक्ल देखोगे ना वो आपकी शक्ल देखेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 4 यूनिट बनाए हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा NEAC के नाम से। ठीक, जब कोई रिटर्न फाइल करेगा उसके रिटर्न में लगेगा कि इसने इनकम छिपाई है, तो उसको नोटिस भेजेगा NEAC, फिर उसका रिप्लाई आएगा। जब रिप्लाई आ जाएगा तो ऑल इंडिया बेसिस पे केस रैंडमली किसी को भी दे दिए जाएंगे। पहले फैजाबाद का केस फैजाबाद के आईटीओ को मिलता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब मुंबई का केस फैजाबाद को मिल जाएगा, फैजाबाद का केस तमिलनाडु वाले को मिल जाएगा, मतलब रैंडम। ठीक, और उन रिप्लाईज जो आएंगी उनको असेस करेगा वो। ठीक, रिप्लाई जो आई है कौन असेस करेगा, असेसमेंट यूनिट बनी है इसके लिए, ये उन रिप्लाईज को असेस करेगा कि इसकी इनकम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिर उसके आधार पर एक ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करेगा, वो ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा NEAC को। NEAC देखिएगा कि क्या ऑर्डर सही है या कुछ गड़बड़ है। अगर NEAC को लगेगा कि ऑर्डर सही है तब तो ठीक है, अगर उसको लगेगा कि ऑर्डर गड़बड़ है तो एक यूनिट है रिव्यू यूनिट, इसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड में है वो, रिव्यू यूनिट को भेज दिया जाएगा। रिव्यू यूनिट फिर से उसको रिव्यू करेगा। एक चीज, अब बीच में एक वेरिफिकेशन यूनिट है। मान लो असेसमेंट यूनिट को लगा कि कुछ चीजें वेरीफाई करनी है, तो कैसे वेरीफाई करेगा, वो NEAC को रिक्वेस्ट करेगा,
फिर NEAC वापस किसी भी रैंडमली ऑल इंडिया में जितने भी असेसमेंट यूनिट वेरिफिकेशन यूनिट होंगे उनको दे देगा कि इसको वेरीफाई करके हमको बताइए क्या ये सही है कि नहीं। वेरिफिकेशन यूनिट उसको वेरीफाई करेगा, NEAC को रिपोर्ट करेगा, NEAC वो वेरिफिकेशन वापस असेसमेंट यूनिट को भेजेगा, उस आधार पे ही अपना ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है, ऑर्डर पास होने के बाद जिसके बारे में बताया रिव्यू यूनिट को अगर NEAC चाहेगा तो इनको भेज देगा, ये रिव्यू करेंगे। ठीक, और एक होता है टेक्निकल यूनिट। मान लो असेसमेंट करते टाइम या रिव्यू करते टाइम कोई टेक्निकल चीज फंस गई, जैसे लैंग्वेज। मान लो अब तमिलनाडु का केस यहाँ पे आ गया, उसने जवाब तमिल में दिया है तो उसके लिए टेक्निकल यूनिट को संपर्क किया जाएगा। या असेसी ने, जो टैक्स पेयर है, उसने ऐसी फॉर्मेट में रिप्लाई दे दिया है, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर पे ही चीज, कई सारे सॉफ्टवेयर पे अकाउंट बनाया जाता है कि इनको नहीं आ रहा है कैसे खुलेगा, तो टेक्निकल यूनिट से कहेंगे कि भैया मेरी इसमें मदद करिए, अजीब सा रिप्लाई दिया है, ये सॉफ्टवेयर मुझसे खुल नहीं रहा है। ठीक है, इस तरह की चीजें टेक्निकल यूनिट करेगा। देखो अब इसके क्या फायदे हुए, अगली स्लाइड में देखो। ये जो ह्यूज चेंज हुआ है डिपार्टमेंट में, इसका क्या फायदा है। पहला, घूसखोरी बंद हो गई, रिश्वतखोरी बंद हो गई। कैसे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप रिश्वतखोरी की उम्मीद लेके आए हैं तो आपको झटका लगेगा, अब वो बंद हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसका ये फायदा है, रिश्वतखोरी बंद होगी। कैसे, देखिए पहले क्या होता था, ITO डायरेक्ट नोटिस भेजता था, वो जवाब देता था, उसमें पैसा चलता था, टैक्स छोड़ने के लिए पैसा चलता था। अब ये टैक्स छोड़ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि असेसी को या टैक्स पेयर को पता ही नहीं है कि उसका केस किसके पास गया है। ठीक, अगर असेसी को यह पता ही नहीं है कि उसका केस किसके पास गया है तो असेसी पैसा कैसे देगा। हालांकि इनके पास असेसी का नंबर रहेगा, लेकिन फोन पे फिर ये सोचेंगे कि फोन पे हम पैसा मांगना अच्छी बात नहीं होगी, नौकरी जा सकती है ना। दूसरी चीज, असेसी पैसा नहीं देगा, टैक्स पेयर पैसा नहीं देगा। क्यों, क्योंकि असेसमेंट यूनिट में केस असेस होने के बाद रिव्यू यूनिट को जाएगा, तो जो टैक्स पेयर है वो सोचेगा मान लो हमने इनको पैसा दे दिया और हमारा केस रिव्यू के लिए भेज दिया गया तो हमारा पैसा बेकार हो जाएगा। रिव्यू यूनिट वाले जो चीज जिसके लिए हमने पैसा दिया है उसको वापस जोड़ देगा। ठीक है, तो इसलिए भी पैसा नहीं देगा कोई। तो ये जो चीज की गई है वो इसलिए कि रिश्वतखोरी बंद हो जाए। ठीक, दूसरा क्या फायदा है, पावर कम हो गई है। क्यों, पहले जो ITO के पास सर्वे करने की पावर होती थी वो अब छीन ली गई है, वो पावर अब केवल इन्वेस्टिगेशन विंग को दे दी गई है। ठीक, तो अब ये किसी को ये धमकी नहीं दे सकते हैं कि हमको पैसा दो नहीं तो हम आपके यहाँ सर्वे कर देंगे या रेट डाल देंगे। ठीक है, तो वो कम हो गई। तो अगर आप इस मामले के लिए भी मतलब बहुत अंदर से ये होगी, इनकम टैक्स में जाएंगे, बहुत पावर है, ये है, तो ये आपकी पावर कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, DGIT इन्वेस्टिगेशन, जिसको विंग कहते हैं इनकम टैक्स में। इसकी पावर अब बढ़ गई है। पहले ये केवल सर्च कर सकता था, अब सर्वे भी कर सकता है। ठीक है, देखो अब इसका क्या 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 काम होता था। सर्च करता है ये नॉर्मल पीपल को, मतलब टैक्स पेयर के यहाँ सर्च करता है। सर्च को ही सही सही रेड कहा जाता है। ठीक है, सर्वे को रेड नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसमें आप कुछ उठा के नहीं ला सकते, सर्च को ही रेड कहते हैं। पहले इसके पास सर्च की अकेले पावर थी, अब सर्वे की पावर भी इसको दे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा सर्च ऐसे नहीं हो जाता किसी के यहाँ रेड डाल दी, पहले रेकी होता है। रेकी में इंस्पेक्टर का बहुत अहम रोल होता है, वो जाके चीजें पता करता है। मेरे जान पहचान में एक है कि इंस्पेक्टर किसी के प्रेमिसेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए, बहुत पिटाई हो गई उनकी। बाद में उन्होंने बताया इनकम टैक्स में छोड़ा गया, पहले फर्म को लग रहा था पता नहीं कौन घुसा आ रहा है। ठीक है, और ये इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन भी करता है। ठीक, रेकी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, ये मेन काम होता है। अब टीपीस को यही इन्वेस्टिगेशन विंग वाले ही टीपी को निपटाते हैं। टीपी क्या है, टैक्स इविजन पिटिशन। क्या होता है कि जैसे आपके पड़ोस में कोई रह रहा है, ठीक है, उसकी बहुत प्रॉपर्टी है, वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो पड़ोसी को जलन हुई, उसने क्या किया, कंप्लेन लिख दिया इनकम टैक्स को, तो उसको बोलते हैं टैक्स इविजन पिटिशन। इसने टैक्स इवेड किया था, उसकी कंप्लेन आ गई, तो उस कंप्लेन को यही देखता है। DGIT इन्वेस्टिगेशन अपने इंस्पेक्टर को नियुक्त करेगा कि जाइए पता करिए इस क्या माजरा है। ठीक है, वो करेगा, फिर अपनी रिपोर्ट लगाएगा, उसका अपना प्रोसीजर है। ठीक है, पहले ये होता था। अब एक चीज और है कि इसमें सर्वे ऐड हो गया है। ठीक है, सर्वे इसको दे दिया गया है। ठीक,
एक चीज यहाँ जो बहुत जरूरी है वो ये देखो, अभी पीछे मैंने कहा था कि सीआईटी सेंट्रल की बात मैं बाद में करूंगा। तो जो सर्च और सर्वे के केसेस हैं, जैसे सर्च हुई किसी के यहाँ, ढेर सारा पैसा लाया गया, ढेर सारा बुलियन यानी ज्वेलरी लाई गई, ये सब गहने वहने, और ढेर सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स लाए गए, तो उनके आधार पे उसका केस का असेसमेंट होगा कि इसको कितना टैक्स देना चाहिए, कितनी इसकी इनकम है। तो वो जो असेसमेंट करेगा वो सीआईटी सेंट्रल के अंडर होगा। इसके अंदर डीसीआईटी और एसीआईटी होते हैं जो असेसमेंट करते हैं। और यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे जो असेसमेंट होता है वो फेसलेस नहीं होता। क्यों यार? फेसलेस में आपको क्या पता है, रिप्लाई ऑनलाइन देगा, है ना। इसमें इतना डॉक्यूमेंट उठा के ले आए हैं, उसको कहां भेजेंगे? सारा डॉक्यूमेंट तो आप उठा के ले आए, वो रिप्लाई कैसे देगा? ऑनलाइन तो दे नहीं सकता। उसी के आधार पे आप सवाल पूछोगे, और उसको किसी और जगह ट्रांसफर करना भी बहुत मुश्किल है। तो जो सर्च और सर्वे के केस में ये वाले लोग असेसमेंट करेंगे, वो अभी भी पहले के जैसे ही ऑफलाइन असेसमेंट ही होगा। इसलिए अभी भी जो यहां पे पोस्टेड है, यानी डीसीआईटी सेंट्रल, एसीआईटी सेंट्रल सर्किल में, या जो इन्वेस्टिगेशन विंग में पोस्टेड हैं जो इंस्पेक्टर, उनकी पावर उतनी ही है। ठीक है, उनकी पावर में जरा भी अंतर नहीं आया है। और इन्वेस्टिगेशन विंग में अगर आप, उसका ये नुकसान है कि वो केवल राजधानियों में ही रहता है, हेडक्वार्टर्स में ही मेनली रहता है। जैसे यूपी में लखनऊ में है, तो लखनऊ में अगर आप पोस्टिंग है तो हो सकता है 2-3 साल के लिए आपकी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन विंग में हो जाए। ठीक है, इसमें पावर रहता है, लेकिन काम बहुत करना पड़ता है और आपको सैटरडे और संडे को आना पड़ सकता है, जबकि बाकी जगह केवल 5 दिन का वर्किंग डेज है। ठीक, 2 दिन छुट्टी। ठीक, अब ये चीज हो गई। हम आगे आते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर लें तो एक चार्ज के अंदर, जैसे मान लो आपने यूपी ईस्ट सेलेक्ट कर लिया, आपको मिल गया, एक चार्ज के अंदर ट्रांसफर हो जाता है आसानी से। 2-3 साल में आप चाहें तो किसी और शहर में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा सबसे अच्छी चीज ये है इनकम टैक्स में कि आपको अपना होम टाउन मिल जाएगा आसानी से। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की चॉइस मिलती है? नहीं मिलती है। ठीक है, यूपी में नहीं मिलती है, कुछ जगह है शायद कुछ चार्ज में मिलता है, कुछ रीजन में। ठीक, यूपी में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए नहीं मिलता, लेकिन जो भी वहाँ पे आपको देते हैं कि आपकी पोस्टिंग किस डिस्ट्रिक्ट में होनी है, वो ये देख के देते हैं कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसी हिसाब से उसी सीआईटी चार्ज में आपकी पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो एक चीज और, अगर कहीं होम पोस्टिंग आपको मिल गई और आप वहां से ट्रांसफर जाना नहीं चाहते हैं, तो आपको कोई भी ट्रांसफर नहीं करेगा। इनकम टैक्स में अच्छी बात है, बशर्ते कि मान लो उसी जिले में कोई दूसरा पावरफुल आदमी जिसकी यूनियन में पहचान है वो आना चाह रहा है, और जिले में एक ही सीट है और उसको आना है और वो पावरफुल भी है, तो जाहिर सी बात है आपको कहीं और जाना पड़ेगा, तो आपका ट्रांसफर उठा कहीं और कर दिया जाएगा। एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है, नहीं तो आप एक जगह रह सकते हैं, जब तक इंस्पेक्टर है पूरी सर्विस आप वहीं इंस्पेक्टर तक ही काट सकते हैं। ठीक है, और इंटरचार्ज ट्रांसफर, जैसे आपको मुंबई मिल गया और आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में आना चाहते हैं, तो पहले होता था, अब बंद हो गया है, अभी कुछ दिन पहले ही आया। लेकिन उसके लिए लोन बेसिस पे ट्रांसफर स्टार्ट किया गया है, मतलब एक रीजन दूसरे रीजन से लोन ले लेगा आपको। ठीक, वो 3 साल के लिए आप आ सकते हैं, उस 3 साल को 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीबीडीटी का अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, तो एक तरह से आप ये जानिए कि इंटरचार्ज ट्रांसफर बंद हो गया, मतलब अगर आपको चेन्नई मिल गया तो आप वहीं रहेंगे 2-3 साल के लिए, भले यहाँ आ जाएं, वो भी लोन बेसिस पे, जो कि काफी मुश्किल होगा मुझे लगता है। अब ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है इनकम टैक्स में 12 वीक की होती है, यानी 1284 दिन की, और 5 दिन का वर्किंग डे होता है, तो सही से 60 वर्किंग डेज की होती है। 2 सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। ट्रेनिंग में आपको इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा, कुछ रूल्स पढ़ाए जाएंगे, सर्विस रूल्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ITBA जिस पे सारा काम होता है, ये सब कुछ ऑनलाइन किस पे करेंगे, तो इनकम टैक्स का एक सिस्टम होता है ITBA, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और हमारी ट्रेनिंग जैसे लखनऊ में हुई थी DTRTI सेंटर में, तो वहाँ मॉक सर्च भी हुआ था, है ना। जितने इंस्पेक्टर से थे उसी में कुछ को टैक्स पेयर बना दिए जो अपनी पैसा छुपा रहा है, कुछ को बना दिए कि आप ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ये DCIT JCIT हैं, और उनको जो है नकली नोट्स वगैरह दिए गए थे, मतलब डेमो नोट्स करेंसी, तो हम लोग उनको सर्च करे थे, मॉक सर्च कि कैसे सर्च में जाया जाता है, इसके बारे में बताए थे। और 2 दिन की विजिट होती है
ट्रेनिंग के दौरान ये रीजन टू रीजन वेरी करता है। कई जगह 2 दिन के लिए बाहर घुमाने जाते हैं, कई जगह वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है जिसमें आप किसी फैक्ट्री में विजिट करते हैं, उसकी चीज़ें देखते हैं क्या कैसे है। जैसे लखनऊ में एक बाराबंकी में थ्रेसर की फैक्ट्री है, वहाँ ले जाते हैं, और इंडो गल्फ जो जगदीशपुर में है उसमें हमको लोगों को ले गए थे। ठीक है। एकोमोडेशन ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया जाएगा, एक कमरा होगा, उसको आपको एक इंस्पेक्टर के साथ शेयर करना होगा। कई जगह आपको अकेले का कमरा दिया जाता है अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ, खाना वगैरह सब ट्रेनिंग सेंटर पे ही होगा। ठीक है। और इनकम टैक्स में अगर रेजिडेंशियल क्वार्टर की बात करें तो वो आप इनकम टैक्स का जो रेजिडेंशियल क्वार्टर होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और CPWD के भी क्वार्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर खाली होगा तो मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जो है केवल बड़े शहरों में या हेडक्वार्टर्स में, जैसे लखनऊ कानपुर यहीं पे हैं। ठीक है। छोटे शहरों में प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी या और दूसरे स्मॉल टाउन में कोई भी एकोमोडेशन आपको नहीं मिलेगा, उसके बदले में आपको HRA मिलेगा। ठीक है। तो आपको रेंटेड रूम में रहना पड़ेगा, रेंटेड हाउस में रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स की बिल्डिंग हर जगह नहीं है, ना CPWD की बिल्डिंग भी हर जगह है। ठीक। अब पर्क्स क्या है? पर्क्स, पहला पर्क्स तो यह है कि आपकी होम पोस्टिंग हो सकती है। ठीक। आप प्रतापगढ़ जैसे छोटी जगहों के हैं और चाहेंगे तो आ जाएंगे, रायबरेली जैसे छोटी जगहों के हैं चाहेंगे तो आ जाएंगे। होम पोस्टिंग स्मॉल टाउन में भी हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स का ऑफिस लगभग हर डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है। केवल 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां नहीं है, बाकी हर जगह है। ठीक। दूसरा क्या है, आपकी पोस्टिंग अगर असेसमेंट यूनिट में है यानी फील्ड में है तो आपको 30 लीटर पेट्रोल का दाम दिया जाएगा करंट प्राइस में, उस दिन उस महीने का जो प्राइस होगा उसके हिसाब से। ठीक है। 30 लीटर पेट्रोल का दाम दिया जाएगा, जो भी होता हो 2-2.5 हज़ार। ठीक। फील्ड यूनिट में। लेकिन प्रैक्टिस इनकम टैक्स में है कि जो नॉन फील्ड में या नॉन असेसमेंट यूनिट में है वो भी 30 लीटर पेट्रोल के लिए अप्लाई कर देते हैं और उनको मिल जाता है। मैंने ये काम कभी नहीं किया, मैं हमेशा से जो है नॉन असेसमेंट में रहा हूँ और मैंने ये कभी नहीं किया। चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि। ठीक। और इसके अलावा आपको BSNL का एक सिम मिलेगा जिसमें 2 GB डेटा रहेगा डेली का, और इनकमिंग आउटगोइंग कॉल रहेगी BSNL पे फ्री, और 400 मिनट अदर्स पे रहेगा। इसका पैसा गवर्नमेंट देगी, आपका बिल पे करेगी। ठीक है। और प्रमोशन की बात इसमें स्लाइड में छूट गई है तो मैं बता देता हूं आपको। प्रमोशन इंस्पेक्टर के बाद आप ITO हो सकते हैं, ITO से ACIT, ACIT से DCIT, DCIT से JCIT, JCIT से एडिशनल CIT, यहां तक इंस्पेक्टर का प्रमोशन होता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक। ठीक है। अगर आप लकी रहे, आप डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको एक कन्फर्मेटरी एग्जाम पास करना पड़ेगा इंस्पेक्टर के लिए, फिर एक एग्जाम पास करना पड़ेगा ITO के लिए। अगर आप एग्जाम पास नहीं करते तो आप ITO बहुत बाद में बनेंगे। वैसे नॉर्मली आपको 10 साल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से, यूपी ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 10 साल में आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ITO बनाएंगे, 10 से 11 साल में। ठीक। और लगभग 20 साल में आप ACIT बन पाएंगे। ठीक है। यहाँ प्रमोशन स्लो है कई रीजन में, जैसे दिल्ली हो गया, उधर साउथ के कुछ चेन्नई वगैरह में प्रमोशन तेज है। ठीक। यहाँ यूपी ईस्ट में प्रमोशन स्लो है। ये रीजन वाइज वेरी करता है, कहाँ प्रमोशन फास्ट है, कहाँ प्रमोशन स्लो है। आप एडिशनल CIT तक जाएंगे, बहुत लकी रहे तो शायद, और अर्ली एज में हो गए हो तो CIT भी बन सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस में। ठीक है। और मिस एंड फैक्ट्स, पहला तो मिस ये होता है क्योंकि हम लोग टीवी देखते हैं, उसमें देखते हैं इनकम टैक्स वाले रेड मार दिए, है ना, तो हमको लगता है रेड में बहुत मजा आती होगी। तो जब आप डिपार्टमेंट में शुरू में आएंगे नए नए, तो आपको सच में बहुत मजा आएगा, मतलब एकदम एक्साइटेड होंगे कि रेड मारेंगे रेड मारेंगे। 1-2 बार के बाद आपका जो है जोश ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें काम बहुत करना पड़ता है ना। यहाँ ऑफिस में आप बैठे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, गपिया रहे हैं, वहाँ दिन भर काम करना पड़ता है। ठीक। जब आप सर्च में जाते हैं, अब पता लगा आप रह रहे हैं, आपका पूरा कुछ फैजाबाद में है, आपको सर्च पे भेज दिया दिल्ली, लखनऊ के रहने वाले दिल्ली, वहाँ आप 3-3 दिन तक पड़े हुए हैं, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना नहाने का ठिकाना, वॉशरूम वगैरह भी जाने में दिक्कत हो रही है। ठीक। और एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे कि इन्वेस्टिगेशन विंग में कई बार आपको सुबह 4 बजे बुला लेते हैं जिस दिन सर्च और होनी रहती है, तो ये सब चीज़ें भी हैं, थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर सर्च और सर्वे में आप गए हैं और वहाँ पे जैसे इन्वेंट्री गिनने के लिए लगा दिया गया तो बहुत हेक्टिक होता है। जैसे आप हॉस्पिटल में गए रेड मारने,
वहाँ आपकी ड्यूटी लग गई मेडिकल स्टोर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? मेडिकल स्टोर में जितनी दवाइयाँ हैं सबका नाम और उसका सामने उनका पैसा क्या है वो सब लिखना पड़ेगा। दिन भर आप वही करते रहेंगे कई दिन तक, एक एक चीज़। तो बहुत हेक्टिक होता है। शुरू में मज़ा आता है एक दो बार, उसके बाद लोग सोचते हैं कि इसमें ना जाना पड़े तो बहुत अच्छा हो। ठीक है। और इंस्पेक्टर मीन्स पावर, तो पहले जब तक सर्वे वर्वे की पावर थी आईटीओस के पास, तब तक ये थोड़ा बहुत धमकी उमकी दे के काम चला लेते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो यहाँ तक हो गया है कि टोल नाका पे टोल वाला भी आपके आई कार्ड की कोई कीमत नहीं है अभी, क्योंकि एनएचआई ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। मजाक कर रहा हूँ, मतलब पहले लोग आई कार्ड दिखा के बिना टोल दिए चले जाते थे, अब एनएचआई ने रूल चेंज कर दिया है, तो आपका ये नहीं, आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब लास्ट में जो मैंने कहा था कि पिक्स, हमारी पिक्चर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहते हुए, दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहली पिक्चर में ये एमईए की है, यहाँ पे मैं हूँ, बेवकूफ़ों जैसा लग रहा हूँ। ठीक है। ये ऑनरेबल मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, लेट मिस सुषमा स्वराज, बहुत अच्छी लीडर थी ये, बहुत अच्छे से बोलती थी। और ये हमारे कलीग्स हैं ये, और ये इसमें ये हमारा कलीग है नीतीश, बहुत अच्छा इंसान है ये। और ये हमारे अभी के जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है एस जयशंकर जी, ऑनरेबल। और ये तब फॉरेन सेक्रेटरी थे जब मैं था। ठीक। और ये एमईए जवाहरलाल नेहरू भवन की तस्वीरें देख लीजिए, कितना अच्छा ऑफिस है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जवाहरलाल नेहरू भवन का जो ऑफिस है वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसेज में से है। मेरे साथ यहाँ पे जो विजेंदर सिंह जी हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, इस समय रियाद में हैं। ठीक है, सऊदी अरबिया में। और आगे आते हैं हम। अब ये मैं हूँ, बैठा हूँ यहाँ फैज़ाबाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। ये मेरा अपना सेटअप है, सबको ऐसा नहीं मिलता है, मुझे मिला था, मैं थोड़ा धीरे धीरे जान जाएंगे आप। और ये सचिन सर हैं आपके मेरे साथ, ये इनकम टैक्स ऑफिस में ही टेबल टेनिस है हमारे यहाँ। ये भी सब जगह नहीं होता है, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सजाया है ऑफिस अपना, तो इसलिए है यहाँ पे। हम लोग टेबल टेनिस खेल रहे थे लंच में, तब की फ़ोटो है। और फिर से ये इनकम टैक्स ऑफिस की ही फ़ोटो है। ये हर जगह ऐसा ऑफिस नहीं होता इनकम टैक्स में, नहीं तो बाद में आप कहें कि ये तो कुछ और था, हमारे यहाँ कुछ और है, लेकिन तब भी बेहतर होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस बहुत अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।